राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। आज राहुल गांधी देश में क्या कर रहे हैं और उनका आगे एजेंडा क्या है, मैं उससे बात करूंगा। पर उससे पहले मैं बात करूंगा कि पिछले 1.5-2 साल में हमारे अगल बगल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान की बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश की। शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1996 में और 2001 तक रही। उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी 2008 का इलेक्शन था, वो दिसंबर में हुआ था। 9 में प्रधानमंत्री बनी जनवरी में। और उसके बाद 2024 तक लगातार वो अपने देश की, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। शेख हसीना के खिलाफ दो आदमी लगातार काम कर रहे थे। एक का नाम था हुसैन मोहम्मद इरशाद। वो बांग्लादेश का एक मिलिट्री ऑफिसर था और डिक्टेटर था, पॉलिटिशियन भी था साथ में। और दूसरी थी खालिदा जिया। खालिदा जिया का, भाई वो तो पुरानी पॉलिटिशियन थी और कई बार, भाई उनके उनके हस्बैंड तो भाई, वो दोनों तो भाई एकदम हैं। जियाउर रहमान और खालिदा जिया तो भाई प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री कई बार रह चुके हैं। तो खालिदा जिया उनके सामने खड़ी थी। तो जब पहली बार ये जीती है ना शेख हसीना, तब ये बवाल नहीं हुआ है। 96 से 2001 तब नहीं हुआ है। 2009 से फिर 2024 तक लगातार ये जीती। 3 टर्म पूरा किया, चौथे टर्म में फिर उन्होंने रिजाइन किया और फिर भाग के इंडिया आई। खालिदा जिया के खिलाफ जब 2009 में जब वो जीती हैं, जून में इलेक्शन हुआ है और वो जीत गई, तो उनके खिलाफ मेन दो पार्टियां थी। बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो खालिदा जिया थी शेख हसीना के खिलाफ, और एचएम इरशाद। ये दो लोग थे। और खालिदा जिया भाई करीब करीब मेजोरिटी लेके 5 साल फिर मुख्यमंत्री रह गई, 96 से 2001। तब कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसके बाद अगले इलेक्शन में 2001 में फिर खालिदा जिया जीत गई। शेख हसीना हारी, खालिदा जिया जीती। और 1 से लेके 8 तक खालिदा जिया एज अ प्रधानमंत्री वहां काम करती रही। बांग्लादेश का हाल आप ये सोचिए कि पाकिस्तान से बुरा होता था। वो तो शुक्र मनाइए वेस्टर्न वर्ल्ड का कि वहाँ एक इंडस्ट्री सेटअप हो गई और वहाँ बहुत अच्छा एक सिस्टम बन गया कि देश भर का रॉ मटेरियल आता था बांग्लादेश, और सिर्फ सिलाई का काम होता था। तो बांग्लादेश बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया। रॉ मटेरियल दो, डिजाइन दो, हम तुमको सिल के कपड़ा भेज देंगे, जूता दे देंगे, मतलब सब कुछ, कपड़ा लत्ता जूता जीन्स पैंट सब कुछ ये बांग्लादेश से जाता था। उसके बाद 2008 के बाद वहां फिर जीत जाती हैं शेख हसीना, और बहुत मेजर वोट से जीतती हैं। भाई पिछले इलेक्शन में 40% वोट मिला था, इस बार 48% वोट मिल गया। 8% वोट ज्यादा मिला, सीटें ज्यादा मिल गई, सीट चेंज बहुत ज्यादा हो गया। पिछली बार जितनी सीट जीती थी उससे 168 से ज्यादा जीत गई, 168 सीट। आप सोच के देखिए भाई, किसी पार्टी के लिए अगर राहुल गांधी इस बार 99 सीट जीते हैं, अगली बार 199 जीत जाए, सिर्फ 100 सीट ज्यादा, इमेजिन करिए देश में क्या बवाल होगा। तो शेख हसीना पिछली बार से इस बार 168 सीट ज्यादा जीती। इस बात को समझने की जरूरत है। अब हुआ क्या भैया, खालिदा जिया एचएम इरशाद इलेक्शन हार गए, ये मुख्य प्रधानमंत्री हो गई। उसके बाद अगला इलेक्शन आता है फिर 14 का। अब 14 के इलेक्शन में फिर से पिछली बार को रिपीट किया जाता है। पिछली बार की तरह
वो अपनी सीटें रिटेन करती हैं, 4 सीट बढ़ाती हैं खालिद शेख हसीना और 234 सीटें जीत जाती हैं। लेकिन उसमें एक काम होता है, अब बंगाल में इलेक्शन को बायकॉट करने का एक नया सिस्टम चालू होता है। बायकॉट करो इलेक्शन। जितनी भी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने 14 का इलेक्शन बायकॉट कर दिया। अब सोच के देखिए कि 300 में से 153 पार्टीज, 153 सीटें बिना किसी कॉन्टेस्ट के ही आवामी लीग जीत जाती है। ठीक है, 14 की बात खत्म करते हैं। अब आते हैं 18 में, 4 साल बाद फिर इलेक्शन होता है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फिर इस इलेक्शन को बॉयकॉट करती है, लेकिन एचएम इरशाद, वही डिक्टेटर आर्मी वाला, वो इलेक्शन लड़ता है और मात्र मतलब हुसैन मोहम्मद इरशाद मात्र 5% वोट पाके, 7% वोट पाके 24 सीट जीत पाता है। और वहीं खालिदा जिया फिर इस बार 257 सीट जीत जाती है, पिछली बार से 23 सीट ज्यादा। कहां 257, कहां 24 सीट। तो अब आप इस बात को सोच के देखिए कि खालिदा जिया इस बार इलेक्शन लड़ती है और 6 सीट जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाई मेजोरिटी किसके पास है? हर बार हर बार शेख हसीना इलेक्शन जीत रही है। वो 8 हो, 14 हो, 18 हो, वो हर बार जीत रही थी। अब आता है 24 का इलेक्शन। इस बार फिर सब इलेक्शन बायकॉट करते हैं, खालिदा जिया इलेक्शन जीत जाती है। ये बात है जनवरी की 2024 की। फिर जुलाई में होता है एक रेवोल्यूशन, जेनजी का एक आंदोलन। आपको याद है कि सेम ऐसा एक अभी अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन नेपाल में हुआ था और अभी लद्दाख में भी हुआ था इंडिया में। राहुल गांधी पे अब मैं आऊंगा कि राहुल गांधी सोच क्या रहे हैं। हनुमानगढ़, राजस्थान, पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहां एक ड्यून नाम की एक कंपनी है जो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स लगाती है, डिस्टिलरीज लगाती है। उसने एक 1400 किलोलीटर का प्लांट लगाया। आप ये सोचिए, जिस दिन वो प्लांट फुल फ्लेज्ड अपने एक्टिव होके चलेगा ना पूरी पीक पे, तो रोज एक मालगाड़ी रॉ मटेरियल लगेगा, वो चाहे चावल की कनी हो, चावल हो, चाहे मक्का हो, चाहे शुगर केन हो। अब राहुल गांधी का एक एमएलए वहां जाके पूरी की पूरी उस इंडस्ट्री को घेर लेता है और ठोक पीट तोड़ फोड़ के बॉयलर तक जलाता है, 10 गाड़ियां जलाता है, पूरी बाउंड्री वॉल तोड़ देता है। आप इस बात को इमेजिन करिए कि राहुल गांधी आज देश में क्या कराना चाहते हैं। सांगरिया से उनका एक विधायक है अभिमन्यु पूनिया, चेला है सचिन पायलट का। उसके नेतृत्व में किसान के नाम पे फर्जी किसान जत्थेबंदियां जो पंजाब में बैठी हैं, दिल्ली में बैठी हैं, हरियाणा में बैठी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, वो वहां जाके उत्पात करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं, बाउंड्री वॉल तोड़ देते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, बॉयलर रूम फूंक देते हैं। ये सब इंडिया में राहुल गांधी का एक एमएलए करा रहा है, राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे। सचिन पायलट का गुर्गा, अभिमन्यु पूनिया सांगरिया का विधायक। अब आपको मैंने एक सिंपल सिस्टम समझाया कि 2009 से लेके 2024 तक करीब करीब 15 साल एक व्यक्ति, एक महिला शेख हसीना बांग्लादेश में चुनाव जीत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठती है और वहां की मुख्य ऑपोजिशन पार्टीज, बीएनपी हो चाहे वो एचएम इरशाद वाली पार्टी हो, ये सब उस चुनाव का विरोध करती हैं, बॉयकॉट करती हैं और 2024 में जेनजी आंदोलन कर देती है। राहुल गांधी को
मैं आज आपको एक सचेत कर रहा हूं पूरी भारत की जनता को कि राहुल गांधी आज 2025 में उस राह पर चल पड़े हैं जहां वह खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जेनजी अब जेनजी आंदोलन नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा, जैसे कि शेख हसीना को उखाड़ फेंका बांग्लादेश से। शेख हसीना को वहां सजाए मौत, फांसी दी गई है और वो इंडिया में पनाह लेकर कैसे भी अपना जीवन काट रही हैं। इसका मतलब है कि आज से 5-10 साल बाद राहुल गांधी अपने इस एजेंडे पर टिके रहेंगे। उनके पास और कोई एजेंडा तो बचा नहीं है। अब उनके पास बचा क्या है? वोट चोर गद्दी छोड़। वो अगले 10 साल इस एजेंडे को पुश करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इस एजेंडे को दिन रात पुश करेंगे। तो राहुल गांधी जो एजेंडा पुश कर रहे हैं ना, वो पता क्या है? वो आज से 10 साल बाद भारत को कैसे तोड़ना है। जैसे बांग्लादेश टूटा, जैसे नेपाल टूटा, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। उस आदमी ने एक बिना बेस का एक इलेक्शन को रिग करने का एक मामला उठाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। एसआईआर का विरोध तुम कर रहे हो भाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि राहुल गांधी जी एक काम करो ना, एक एफिडेविट जमा करा दो, नहीं कराया। फिर उन्होंने कहा कि भैया तुम एक काम करो, अपने सांसद वाले पैड पे एक सिंपल एक हमको एप्लीकेशन दे दो, नीचे अपना साइन करके, नहीं कराया। तो राहुल गांधी कोई संवैधानिक प्रूफ नहीं दे रहे हैं, बस आरआर करते हैं। अब राहुल गांधी के पास ना एक जगह है जिसका नाम है भारतीय संसद। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये रूल किसने बनाया कि संसद में किया गया कोई भी, दिया गया कोई भी बयान, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब अगर संसद में मोदी जी को 4 पड़ाका मार दूंगा तो मुकदमा नहीं चलेगा। वो संसद के अंदर की वो एक पता नहीं भैया कौन सी अंडरस्टैंडिंग है। अब कोई पूछे, मुझे ये लगता है, देखिए ये मेरी थ्योरी है, इसको मैं समझता हूं, बाकी कोई समझे चाहे ना समझे। मुझे ये फील हो रहा है कि राहुल गांधी जो ये थ्योरी पुश कर रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर का विरोध, इलेक्शन कमीशन का विरोध, वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद हमें समझ आएगी कि राहुल गांधी कर क्या रहा था। भाई शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में क्या हुआ? वो महिला 9 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री थी। फिर एक आंदोलन खड़ा होता है जनजी का और उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है। राहुल गांधी 2025 में वही काम कर रहे हैं। वो एक फेक आंदोलन, एक फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं और अगले 10-20 साल का उन्होंने एजेंडा सेट किया है। अब आप कहेंगे 10-20 साल के बाद क्या होगा? भारत के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एक एजेंडा सेट किया है 2047 विकसित भारत। ये एक रोड मैप है। 2026 आ गया है, मान लीजिए 15 दिन बाद आ जाएगा। तो भाई अब कितने दिन बच गए? मुश्किल से 20 साल। अब राहुल गांधी जिसके द्वारा फंडेड है, जिसके द्वारा पोषित है और जिनके एजेंडे पर राहुल गांधी काम करता है, उनका एक नियम है कि अगर भारत अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो फिर हमसे कुछ भी खरीदेगा नहीं। उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो मुख्य आज भारत का आयात है, जिसको इंपोर्ट कहते हैं, डिफेंस और पेट्रोलियम। अगर आज इंडिया 100% हाइड्रोजन पे या अपना इंडिया बेस्ड फॉसिल फ्यूल्स पे या इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों पे अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर इंडिया डिफेंस का मटेरियल इंपोर्ट करना बंद कर देता है तो सीधे सीधे लात लगती है रशिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को। ये 4 बड़े एक्सपोर्टर हैं इंडिया को जो डिफेंस का माल प्रोवाइड कराते हैं। अरे भैया, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। इंडिया में आज वो वेपन्स बन रहे हैं जो पहले कभी नहीं बनते थे।
इंडिया में 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज लग गई हैं वेपन्स बनाने की, जो आर्मी पर्सन्स के लिए, पैरामिलिट्री के लिए और आम नागरिक के लिए, तीनों के लिए वेपन भी बना रही है, एम्युनिशन भी बना रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है मोदी के इस एजेंडे से, विकसित भारत के एजेंडे से? इन देशों का। और मैं एक बात कहूं, वो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं। नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड। आज रशिया हमारा फ्रेंड है, कल हमारा दुश्मन होगा। आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, कल को हमारा दोस्त होगा। आज चाइना दोस्त है, कल को दुश्मन था। इसको याद रखिए। आज फ्रांस हमें बेच रहा है ना अपना फाइटर प्लेन राफेल, कल को उसके पार्ट्स नहीं बेचेगा हमको तो हमारा दुश्मन हो जाएगा। कल को हो सकता है कोई नया देश हमारा दोस्त बने, कोई नया देश हमारा दुश्मन बने। तो इस बात को समझिए। अब राहुल गांधी क्या एजेंडा पुश कर रहा है? लंबा एजेंडा। अगले 10 साल तक एक एजेंडा पुश करो, वोट चोर गद्दी छोड़, जनजी को प्रभावित करो। भाई 2009 से 2024 15 साल। नहीं 15 नहीं, भाई 24 के 4 10 14, हाँ 15 साल ही हुए। भाई मात्र 15 सालों में बांग्लादेश में विपक्ष ने पूरे जनजी को, पूरे यूथ को एक मैसेज दे दिया ना कि शेख हसीना वोट चोर गद्दी छोड़ है, उसने वोट चोरी किया है, ये तो वोट चोरी करके इलेक्शन जीतती है। तो राहुल गांधी अगर 15 में शुरू कर रहा है तो 30 में जीत जाएगा, 30 में एजेंडा सेट कर लेगा। तो इस बात पे हमें बात करनी होगी कि राहुल गांधी वो फंडेड है जो बाइडन से, वो फंडेड है उन ब्लैक मार्केटियर्स से, वो फंडेड है उन डिफेंस वालों से, वो फंडेड है उन सब लोगों से जो कि भारत को विकसित भारत होते देखना नहीं चाहते हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाइए और आज से कांग्रेस का और राहुल गांधी का विरोध शुरू करिए। ये आदमी भारत को बेच खाएगा। इसने सुपारी ली है वेस्टर्न वर्ल्ड से, उन सभी लोगों से जो भारत का विनाश चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।